अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम समर 2026 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे और ये स्पेसिफिक सवाल एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के टॉपिक पर बेस्ड है। सवाल की पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं तो सवाल की रिक्वायरमेंट हमें कहती है कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू of the overseas investment and recommend whether the board should approve the project। 20 मार्क्स का सवाल है और ये 100% कंप्यूटेशनल सवाल है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ज़रिए। हम पहले एज्यूम करते हैं कि अगर कोई भी डेट नहीं होता तो क्या होता, और फिर जितने भी फाइनेंस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम अलग से अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। ये एक आसान सवाल है, लेंदी सवाल है। गो थ्रू करूँगा, रीड करूँगा, रिव्यू करूँगा, आंसर को गो थ्रू करूँगा। सॉल्व इसलिए नहीं करूँगा कि वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो कम से कम हो, क्योंकि अगर मैं सॉल्व भी साथ में कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। बहरहाल आप इसको एक्सेल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जल्दी से सवाल डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। Question number one, you work in the finance department for Pasha Textile Limited PTL, a manufacturing company based in Faisalabad. The company has two divisions. The first produces cotton yarn, cloth and denim. The second produces ready-made garments primarily made from the textiles produced in-house. The company exports these garments to the USA. एक ऐसी कंपनी है जो गारमेंट्स का बिजनेस करती है और इसकी एक्सपोर्ट होती है यूएसए में। Although demand for the exported products is strong, profitability has been less than expected as profit margins have been impacted by the additional cost of transportation and by the cost of import tariffs that are currently charged on garments imported into the USA from Pakistan. Profitable business है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो नंबर वन ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग रही है, नंबर टू कुछ इम्पोर्ट टैरिफ्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो गुड्स है वो वहाँ पर कॉम्पिटिटिव ना हो और महंगे पड़े। The board are considering foreign direct investment (FDI) in the USA as a way of improving margins from this market. A new manufacturing facility would be established in the USA and sales to the USA market would be sourced from this factory. Further information on the FDI is shown below. यानी कि अब हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपनी फैक्ट्री ही यूएसए में लगा लें, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाएगी और जो इंपोर्ट पे टैरिफ्स लगे हुए हैं उससे बचत हो जाएगी। तो वहां पर प्लांट लगाना है, यानी कि आप एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी कि इस सवाल में दो चीजें हैं, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स होंगे और दूसरा एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू भी है। अब इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स है। The board have researched and identified suitable premises for the manufacturing base in the USA. A prudent estimate suggests that 20% of existing directors' time allocated cost of rupees 10 million has been dedicated to this project. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वर्किंग करी, मालूम किया कि भाई कहाँ पर हम जो है वो सेटअप लगाएं, और इसमें एक करंट डायरेक्टर जो है उसका टाइम लगा 20% टाइम लगा और वो वैल्यू रखता है 10 मिलियन की, यानी कि उसको जो तनख्वाह दे रहे होंगे उस हिसाब से ये कैलकुलेट हुआ। अब ये याद रखिएगा कि कोई भी हम जब डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स में आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में पढ़ा होगा कि जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट होती हैं वो इंक्रीमेंटल नहीं होती हैं और उसको कंसिडर नहीं किया जाता। ये एक ऐसी कॉस्ट है जो हम ऑलरेडी पे कर भी रहे थे और हम करते भी रहते, अगर हम ये डिसीजन ले रहे हैं फिर भी ये पे हो रही होती थी। The property will be leased at an annual rent of rupees of USD 1 million payable in advance, such that the first payment will be made in June 2026. ये पहली पते की बात है, ये मेरा कैश का आउटफ्लो होगा। मैं सालाना 1 मिलियन रुपए का रेंट पे करूंगा। पहली पेमेंट जून 2026 में होगी। साथ में ये चीज याद रखिएगा कि रेंट जो पे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एडवांस में, यानी कि साल के शुरू में। The board will come into an initial 5 years lease and so the project should be appraised over a 5 years period. आसान सी बात हो गई। 5 सालों के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने हैं, जैसे कि आप एनपीवी में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में करते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करते हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में करते हो। कैश फ्लोज की 5 साल की जो है वो ड्राफ्टिंग होगी। हर साल के शुरू में रेंट का एक्सपेंस आप पे कर रहे होगे। देयर विल बी सब्सटेंशियल फिट आउट एंड प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट्स अमाउंटिंग टू 10 मिलियन विच विल बी इंकर्ड इमीडिएटली। ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, कैश का आउटफ्लो है।
These costs will be eligible for capital allowances in the USA on a straight line basis. आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पर इसकी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4 मिलियन विच इज एक्सपेक्टेड आफ्टर 5 years. तो सालाना डेप्रिसिएशन क्या होगी? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 1.2 मिलियन की हो जाएगी. 10 में से 4 निकाला, 6 बचा, 6 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 1.2 आता है. An initial investment in working capital of USD 2 million will be needed. 2 million रुपए वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट होंगी. This will be sufficient for the duration of the 5 years planning period and can be assumed to be released at the end of the 5 years. वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट इस सवाल में आसान दे दी. अमूमन ऐसा होता है कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा होता है, फिर वो इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है. ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है. उससे कहा 2 मिलियन रुपए का वर्किंग कैपिटल लगेगा, यानी कि कैश का आउटफ्लो होगा, इन्वेंट्री में, रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट होगी, और जब प्रोजेक्ट बंद होगा तो ये 2 मिलियन रुपए रिलीज हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे एज अ इनफ्लो. The board have agreed a terminal value equal to 5 times the USD post-tax cash operating profits in the year ending 30th June 2031. 2031 वाले दिन देखें, हम जब कभी भी कैश फ्लोज बनाते हैं तो वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बनाते हैं. हमने 5 साल के कैश फ्लोज बनाए, लेकिन प्रोजेक्ट तो उसके बाद भी कंटिन्यू करेगा, 6ठे साल, 7वें साल, 8वें साल. अब क्या हम कयामत तक के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करते रहे? नहीं, हम ऐसा नहीं करते. हम आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करते हैं. इस सवाल के हिसाब से 5 साल के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करेंगे. और टर्मिनल वैल्यू का मतलब ये कि 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें साल, 15वें साल, जो भी साल आगे आने वाले होंगे, उनके जो कैश फ्लोज होंगे उनकी हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं. तो वे कहते हैं कि आप टर्मिनल वैल्यू एज्यूम करो जो कि 5 टाइम्स होगी किसके? पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज, जो कि 5वें साल के होंगे, 2031 के होंगे. 2031 के कैश फ्लोज को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आए वो आप 5वें साल लिख देना. अब ये एज्यूम करो कि 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें एंड सो ऑन सालों में जो कैश फ्लोज आएंगे उसकी 5वें साल के आखिर की वैल्यू ये वाली है. इसको हम टर्मिनल वैल्यू कहते हैं. हाँ, इसको हम ईयर 0 पर लेकर आएंगे, 5 साल पीछे लेकर आ रहे होंगे. ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. Market research costing 50,000 has already been completed, and due to the proximity to the USA, market sales are expected to be greater than those achieved through export. 50,000 रुपए मार्केट की रिसर्च पे लगाए हैं. ऐसी कॉस्ट को हम संक कॉस्ट कहते हैं. हम अपने डिसीजंस में इनको अकाउंट फॉर नहीं करते हैं. अगेन ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में रेलेवेंट कॉस्टिंग के वक्त पढ़ाया जाता है कि संक कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, डिफरेंशियल कैश फ्लोज क्या है. संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आप पास में लगा चुके होते हो, जिससे आपके डिसीजन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. मिसाल के तौर पर लेट से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी. उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने एक 50 रुपए का अखबार खरीदा, न्यूज़पेपर खरीदा, और उसमें आपने उसका एक ऐड देखा. आप ऐड देखकर उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए गए. अब हो सकता है आपको प्रॉपर्टी पसंद आए, आप उसको खरीद लें, और हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी पसंद ना आए और आप उसको ना खरीदें. बहरहाल दोनों केसेस में 50 रुपए का आप खर्चा कर चुके हो. अगर आपका फैसला है हाँ मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं, तो भी 50 का खर्चा हो चुका है. अगर आपका फैसला है नहीं भाई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई, मैं नहीं खरीदता, तो भी आप 50 का खर्चा पास में कर चुके हो. वो रिकवर होना नहीं है. आपके डिसीजन मेकिंग में आप इस चीज को अकाउंट फॉर नहीं करोगे. तो संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पिछले पेपर्स में या बेसिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या डिसीजन मेकिंग में पढ़ाया जाता है. Sales in the year ending 30th June 2027 are expected to be 5 million in current terms. Current terms का मतलब इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल नहीं है. अगर आप दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल की सेल्स निकालोगे तो उसको इन्फ्लेट करोगे. The board anticipates subsequent volume growth at 6% per year. इसका मतलब सेल्स में दो चीजों का इम्पैक्ट लेना होगा. जो आपका सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहा है वो एक साल को तो दिया हुआ है. अगले साल का जब सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना होगा तो एक तो यूनिट्स में ग्रोथ आ रही है उसका इम्पैक्ट लेना होगा, और सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है उसका इम्पैक्ट भी लेना होगा. यूनिट्स में ग्रोथ आ रही है 6% की, और सेलिंग प्राइस कितने से चेंज हो रही है? इन्फ्लेशन से लिंक्ड होगी, तो वो दिया हुआ होगा. मैं नीचे कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी. जी हाँ, यहाँ पर इन्फ्लेशन दी हुई है पाकिस्तान की और यूएसए की, तो आपने इन्फ्लेट भी करना होगा रेवेन्यू को. FDI will, however, result in a loss of post-tax contribution from export sales. The board have estimated this to be 300 million per year in current terms and can be assumed to increase in line with inflation in Pakistan. ये important चीज है. ये 300 मिलियन क्या है? ये 300 मिलियन का जो नुकसान है ना, ये डायरेक्टली मेरे डिसीजन से ताल्लुक रखता है. इसको समझाने के लिए एक मिसाल ले लें.
लेट से आपने कराची के एक मोहल्ले में, कराची के एक एरिया में एक जो है ना वो रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक है ना। लेट से आपने बहादुराबाद पीसीएचएस में एक रेस्टोरेंट खोला और आपकी सेल्स थी दिन की 5 लाख रुपए। आपने वो बहादुराबाद में रेस्टोरेंट खोला, 5 लाख रुपए आप सेल्स करते थे। अब आपने क्या किया, आपने उससे थोड़ा ही करीब में तारिक रोड पर पीसीएचएस में एक और रेस्टोरेंट खोल लिया, ब्रांच नंबर 2 खोल ली। और ब्रांच नंबर 2 जब आपने खोली तो उस ब्रांच नंबर 2 की सेल्स 3 लाख रुपए थी। लेकिन कुछ लोग जो तारिक रोड से बहादुराबाद वाली आउटलेट खाना खाने आते थे, अब वो यहां पर नहीं आ रहे, तो इसकी सेल्स 5 से 4.5 हो गई। बात समझ रहे? पहले आप 5 लाख रुपए कमा रहे थे ब्रांच 1 से, अब ब्रांच 1 और ब्रांच 2 दोनों हैं और एक ही मोहल्ले में है। ब्रांच 2 की सेल्स 3 लाख है, लेकिन ब्रांच 2 खुलने की वजह से ब्रांच 1 की सेल्स 5 से 4.5 लाख पर चली गई है। तो इसका मतलब ब्रांच 2 खुलने से 3 लाख का सेल्स रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं है, बल्कि 2.5 लाख का आ रहा है। इसलिए क्योंकि ओवरऑल एज अ बिजनेस में देखूं, मैं ही दोनों ब्रांचेस का ओनर हूं, तो मैं कहूंगा कि पहले 5 लाख की सेल्स होती थी, अब 4.5 और 3 यानी कि 7.5 लाख की सेल्स हो रही है, यानी कि 2.5 लाख की सेल्स का इंक्रीज है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप एक जगह ऑफिस होता है या एक जगह एक रेस्टोरेंट की ब्रांच है और दूसरी ब्रांच भी ओपन होती है, तो दूसरी ब्रांच की जो सेल्स है उसकी वजह से या उसकी एग्जिस्टेंस में आने की वजह से ब्रांच नंबर 1 या पहली ब्रांच की सेल्स एक हिट भी खाती है, क्योंकि जो लोग दूर दूर से वहां तक आते थे अब वो ब्रांच 2 पर ही रुक जाते हैं। तो इसका मतलब टोटल फायदा तो मेरा ये नहीं हुआ ना कि ब्रांच 2 का सेल्स रेवेन्यू कितना है, मुझे ये भी देखना होगा अपने डिसीजन में कि उसकी वजह से ब्रांच 1 को कितना नुकसान हो रहा है। वही बात यहां पर हो रही है। वो कहता है कि जब आप यूएसए में एक एफडीआई, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप जो लोकली एक्सपोर्ट के जरिए 300 मिलियन कमा रहे थे, अब वो नहीं कमा पाओगे, या कहीं नुकसान होगा, या कोई एक्सपोर्ट कहीं और भेजते थे वो नहीं जा रही होंगी। Operating costs comprise additional fixed overheads of rupees USD 500,000 per year in current terms. Again ये current terms में इसको inflate करेंगे, and variable costs which amount to 30% of sales revenue. Variable cost 30% होगा sales revenue का। Revenue and operating costs will increase in line with inflation in the USA. टैक्स का रेट दिया हुआ है दोनों जगहों का। 21% का टैक्स यूएसए में पे होता है, 29% का टैक्स पाकिस्तान में पे होता है। इसका मतलब पाकिस्तान में कोई बिजनेस अगर करता हूं तो 8% ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। इन्फ्लेशन का रेट पाकिस्तान में 10% है, यूएसए में पहले 3 साल जो आप प्लॉट करोगे उसमें 3% होगा और फिर 4% होगा। एक्सचेंज रेट जो है वो PKR 278 इज इक्वल्स टू USD 1 है आज का रेट। टैक्स इन बोथ कंट्रीज इज पेड इन द सेम ईयर एज द प्रॉफिट्स अराइज। Assume there is no tax treaty between the USA and Pakistan, and operating profits after capital allowances are subject to tax in both the USA and Pakistan. Double tax relief is available such that an additional 8% tax is due in Pakistan in respect of the USA taxable profits. Pakistan capital allowances can be assumed to be same as those in the USA. इस जुमले का मतलब ये है कि आपने जो कैपिटल अलाउंस के ऊपर वर्किंग करी थी ना, यानी कि जितनी डेप्रिसिएशन यूएसए में अलाउ होती है इतनी यहाँ पर अलाउ होती है, आप ये एज्यूम कर लें। इस जुमले का मतलब ये है, इस जुमले का मतलब ये है कि अगर आपने यूएसए में 100 रुपए कमाए और उस 100 रुपए पे 21% के हिसाब से 21 रुपए टैक्स दे दिया है, 100 रुपए आपने यूएसए में कमाए और उस 100 रुपए पर आपने 21 रुपए का टैक्स दे दिया है, दे चुके हैं। तो अगर मैं 100 पे 21 रुपए का टैक्स दे चुका हूं तो बच गए 79 बच गए। अब ये पैसा पाकिस्तान आएगा, क्योंकि आप तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पाकिस्तान पैसा लेकर आ रहे हो। पाकिस्तान में रेट 29% था, यानी कि 8% कम था। तो आपने अगर वहां पर टैक्स नहीं दिया तो वो 8% टैक्स आप यहां पर दोगे। क्या लिखा हुआ है? डबल टैक्स रिलीफ इज अवेलेबल सच दैट एन एडिशनल 8% टैक्स इज ड्यू इन पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूएसए टैक्सेबल प्रॉफिट्स। यूएसए में 100 रुपए कमाए, 21 रुपए का टैक्स दे दिया, 79 बचे। लेकिन यूएसए में जो 100 रुपए कमाए, पाकिस्तान का अगर लोकल रेट 29% है, 21% आप दे चुके हो, तो 8%, 8 रुपए मजीद टैक्स दो, मजीद टैक्स दो। यानी कि अब हो ये गया, होगा ये कि आपने यूएसए में 100 रुपए कमाए, 21 का टैक्स दिया, 79 बने, ये 79 आ गए पाकिस्तान। ठीक है जी। और आपने जो टैक्स नहीं दिया था 8 रुपए का, वो 8 रुपए का टैक्स भी हम आपसे लेंगे, तो हम आपको 71 पर पहुंचा देंगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है।
यानी कि वहां पर आप जितना टैक्स दे चुके हैं ठीक है, हमारा टैक्स रेट 29% है, तो जो नहीं दिया उतना हमें यहां पर दो। PTL has low gearing with debt accounting for just 30% of the market value of the company's capital, यानी कि 30% डेट है और 70% जो है वो इक्विटी है। Consequently, the board intends to finance the international investment with new debt finance, as this will reduce the overall cost of capital for the company. Further information on the project finance is shown below. यानी कि इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कैसे होगी? डेट के जरिए। प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के बारे में डिटेल है। PTL has a weighted average cost of capital of 18%. This reflects the current gearing ratio of 30% debt divided by debt plus equity. 30% का मतलब होता है 30/100, और 30/100 यहां पे ऐसे दिया हुआ है कि ये डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी है। तो अगर डेट 30 है क्योंकि डी की वैल्यू दी हुई है और डी प्लस ई 70 है, डी प्लस ई 70 है, तो ई जो है वो सॉरी डी प्लस ई जो है वो 100 है, तो ई जो होगा वो 70 होगा ना। ठीक है, इसका मतलब अगर कंपनी के पास 30 रुपए का उधार है तो 70 रुपए की इक्विटी है। FDL will be financed by 4,000 million 12% redeemable debentures which will be issued and redeemed at par. Issuance and redemption दोनों par value पर है। The debt will be raised locally in Pakistan and will be repaid after 5 years. अब देखें, कॉस्ट ऑफ डेट और IRR अलग अलग हो सकता है, सॉरी सेम होता है। जो कोपॉन रेट है, कोपॉन रेट और जो IRR है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर रिडेम्पशन और इशुएंस दोनों चीजें पार पर हैं तो ये दोनों चीजें सेम होंगी। फिर बोलता है टैक्स डिडक्टेबल इशू कॉस्ट ऑफ 1% ऑफ द फाइनेंस रेस विल बी इनकर्ड, यानी कि अगर मैं फाइनेंस ऑब्टेन करूंगा तो कोई इशू कॉस्ट भी होगी। इशू कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस ऑब्टेन करने के लिए कभी कभार कुछ खर्चे करने पड़ते हैं और वो 1% है। The issue cost will be financed by short-term borrowings at an interest rate of 18% per annum. और फिर सवाल आ गया, required calculate the APV of the overseas investment and recommend whether the board should approve the project. सवाल बहुत आसान है, मजदूरी है, मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी अच्छी है, अंग्रेजी को आपने जो है वो कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सवाल के जवाब पर आ जाते हैं। कोशिश करते हैं कि कम टाइम में इसको गो थ्रू कर लें, पूरा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे वरना बहुत ज़्यादा वीडियो की लेंथ हो जाती है, लेकिन कोशिश ये होगी कि की एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया जाए। सॉल्व करने बैठता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। सबसे पहला काम क्या होगा? बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप तमाम कैश फ्लोज को जो है वो ड्राफ्ट करते हैं। पहले रेवेन्यू की वर्किंग देख लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको करंट जो सेल्स की वैल्यू है ना 5,000, ये सवाल में दी हुई थी। ठीक है, सेल्स का एक तो ग्रोथ है वॉल्यूम का और वो लिखा हुआ था 6% सवाल में दिया हुआ था। तो आप 5,000 को 1.06 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर है उसको 1.06 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर है उसको 1.06 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर है उसको 1.06 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6% इंक्रीज करते हैं। तो ये जो आंसर आया आपका, इसमें आपने वो सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट किया है जो करंट प्राइस टर्म्स में कैलकुलेट हुआ है। करंट प्राइस टर्म्स का मतलब ये है कि जिसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं हुई है। इन्फ्लेशन की वजह से सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है और सेलिंग प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से भी सेल्स रेवेन्यू में इजाफा आता है। तो यहां पर जो आपने इंपैक्ट लिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का इंपैक्ट लिया है कि यूनिट्स के ग्रो होने की वजह से सेल्स कैसी नजर आती। अब इन्फ्लेशन का रेट सवाल में 3% दिया हुआ था यूएसए का, और ये लिखा हुआ था कि पहले जो 3 साल है उसमें इन्फ्लेशन का रेट 3% होगा और उसके बाद 4% होगा। ये याद रहे कि ये 5,000 की वैल्यू करंट प्राइस टर्म्स में है, यानी कि इसमें एक भी साल की इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। तो अगर मैं इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट शामिल करता हूं, 3% से इसको इन्फ्लेट करता हूं तो 5150 बन जाता है। उसके बाद 5300 में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट शामिल करने के लिए 2 बार 1.03 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार नहीं करेंगे, 2 बार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 5,300 है ये भी करंट प्राइस टर्म्स में है। सर थोड़ा सा इसको समझा दे। लेट से यहां पर मैं यूनिट्स लिखता हूं, एक एग्जांपल बना रहा हूं और सेलिंग प्राइस लिखता हूं। लेट से मेरे पहले साल के यूनिट 100 हैं, ठीक है जी, और वो जो है वो 10% से इंक्रीज होते हैं, तो एक साल बाद 110 हो गए और एक और साल बाद 121 हो गए। ठीक हो गया। लेट से मेरी पहले साल की सेलिंग प्राइस है 10 रुपए और ये सेलिंग प्राइस जो है वो 5% से इंक्रीज होती है,
तो पहले साल के बाद ये दूसरे साल क्या हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी। तीसरे साल क्या हो जाएगी, 1.05 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11.025 हो जाएगी। तो ये तो मैंने पूरी पूरी वर्किंग कर दी। इस हिसाब से पहले साल का सेल्स रेवेन्यू 100 इंटू 10 यानी कि 1000। दूसरे साल का सेल्स रेवेन्यू 110 इंटू 10.5 यानी कि 1155। और तीसरे साल का सेल्स रेवेन्यू 121 इंटू 110.025 यानी कि 1334.025। ठीक है जी। अब गौर से सुनिएगा, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई अभी का सेल्स रेवेन्यू 1000 है और हर साल यूनिट 10% से इंक्रीज होता है, तो अगर मैं यूनिट का इंपैक्ट इसमें शामिल करूं तो मैं 1000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1100, और फिर 1100 को 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1210। ये वो वैल्यूज आ गई जिसमें इन्फ्लेशन का या सेलिंग प्राइस के इंक्रीज होने का इंपैक्ट शामिल नहीं है। अलबत्ता यूनिट्स 10-10% इंक्रीज हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट शामिल है। अब अगर कोई ये बोलेगा कि भाई ये जो 1100 है, इन दोनों सालों के बीच में जो है वो इन्फ्लेशन भी थी 5%, तो मैं इसको 1.05 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, डायरेक्टली 1155 पे पहुंच गया, ये वैल्यू आ गई। और अगर 1210 की बात करें तो इसमें यूनिट्स का इंपैक्ट है लेकिन इन्फ्लेशन का नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है, ये करंट प्राइस टर्म्स पर है, यानी कि 0 से 1 और 1 से 2 दो इंपैक्ट्स नहीं है। तो मुझे इसको 1.05 से दो बार मल्टीप्लाई करना होगा। आप कर देखिए, 1210 मल्टीप्लाई पे 1.05 मल्टीप्लाई पे 1.05, ये 1334.025 ही आता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, और ये इससे मैच कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मुझे बार बार पूरे इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैं जीरो पर खड़ा हुआ हूं। मुझे 0 से 1 पर भी लाना है और 1 से 2 पर भी लेकर जाना है। अच्छा, बाज़ औक़ात सोल्यूशन में आप देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ईयर के पैसेज से मल्टीप्लाई करता है। वहां पर सिनेरियो कुछ और होता है। वहां पर आपकी वैल्यू जो है वो एक साल एडजस्ट हो चुकी होती है और आप सिर्फ एक और साल की एडजस्टमेंट कर रहे होते हो। लेकिन जब आपके यूनिट्स और सेलिंग प्राइस दोनों चेंज हो तो इस तरह का टेबल बनाया जाता है, क्योंकि दो चीजों के इंपैक्ट्स लेने होते हैं। तो आपने इधर 1.03 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1.03 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगेन यहाँ पर सेलिंग प्राइस ईयर 0 पर ठहरी हुई थी, 2 साल का इंपैक्ट लेना। यहाँ पर भी 0 पर ठहरी हुई थी, 3 साल का इंपैक्ट लेना। यहां पर 3 साल का ये इंपैक्ट और चौथे साल का ये, और यहां पर 3 का ये इंपैक्ट और 2 का ये। इस तरह से आपने अपने सेल्स रेवेन्यू की वर्किंग करी है। ये वैल्यूज आपने यहां पर लिख दी एज इट इज। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो बिजनेस फाइनेंस रिसेशन या स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस का नहीं है, बल्कि यहां पर कॉन्सेप्ट मैथ्स का अप्लाई हो रहा है। मैथमेटिकली आपने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कॉस्ट का 30% थी, तो आपने 30% ऊपर वाली वैल्यू का लिया, ऊपर वाली वैल्यू का, ऊपर वाली वैल्यू का, ऊपर वाली वैल्यू का, ऊपर वाली वैल्यू का 30% लिया, ये वैल्यू आ गई। फिक्स कॉस्ट पे आ जाते हैं। फिक्स कॉस्ट की वर्किंग नंबर 3 हुई हुई है। अगेन फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको 500 के दिए हुए थे, 3% का इन्फ्लेशन का इंपैक्ट शामिल किया, फिर 2 बार इंपैक्ट शामिल किया, फिर 3 बार इंपैक्ट शामिल किया, फिर 4 बार इंपैक्ट शामिल किया, फिर 5 बार इंपैक्ट शामिल किया। 500 करंट प्राइस टर्म्स में दिया हुआ था तो उसको इन्फ्लेट करना पड़ा। साथ में फिक्स कॉस्ट में रेंट भी है, और रेंट मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रेंट के बारे में लिखा हुआ था कि रेंट एडवांस में पे हो रहा है। तो 2027 वाला साल 2026 में स्टार्ट होगा, यहीं ये पे हो गया, यहां पे हुआ, यहां पे हुआ, यहां पे हुआ, यहां पे हुआ, और यहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 2031 एक्चुअली साल 2031 की 30 जून की डेट है। हमने 2031 30 जून को जो साल खत्म हो रहा था उसका रेंट 1 जुलाई 2030 में पे कर दिया। यहां पर सवाल में लिखा हुआ था कि रेंट एडवांस में पे होता है, लिहाजा इस तरह की हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ रही है। और ये हमारी फिक्स कॉस्ट की वैल्यूज आ गई, इसमें भी कोई मसला नहीं है। हमने अपनी सारी फिक्स कॉस्ट यहां पर लिख दी। फिक्स कॉस्ट लिखने के बाद हमारे पास प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आपने इस पे टैक्स लगाया। अच्छा, टैक्स, अभी आप यूएस में हो, यूएसए के कैश फ्लोज हैं, तो टैक्स का रेट 21% अप्लाई हो रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका 21%, इसका 21%, इसका 21%, इसका 21%। अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये तो इसका 21% नहीं है। आप गौर से सुनिएगा,
इस 1000 में ये 1515 में 1000 रुपए का रेंट शामिल है, 1530 में 1000 रुपए का रेंट शामिल है, 1546 में 1000 रुपए का रेंट शामिल है, 1568 में 1000 रुपए का रेंट शामिल है। यहां पर रेंट शामिल नहीं है, रेंट की बात कर रहा हूं। रेंट कब पे होता है? एडवांस में। यहां पर टैक्स की वर्किंग तो ठीक हो गई, अलबत्ता ये वाला रेंट एक्सपेंस जो है ना एक्चुअली अगले साल का था। यहां पर 1000 रुपए माइनस हो गए, टैक्स सही कैलकुलेट हो गया, लेकिन एक्चुअली ये वाला रेंट एक्सपेंस इधर आना चाहिए। देखिए आपका ईयर कब से कब तक है? आपका ईयर है 1 जुलाई 2026 से लेकर 30 जून 2027। यहां पर 1515 में जो रेंट शामिल है वो 1 जुलाई 2027 को पेबल, क्योंकि 2027 दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, 30 जून 2027 साल का आखिर, 1 जुलाई 2027 अगले साल का शुरू। बात समझ रहे? तो यहां पर ये रेंट एक्सपेंस क्लेम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये वाला रेंट एक्सपेंस क्लेम होना चाहिए। अमाउंट सेम, इसलिए मसला नहीं हो रहा। सर ये जो रेंट एक्सपेंस यहां पर आपने माइनस किया, तो यहां पर माइनस किया क्यों है? इसलिए क्योंकि ये चीजें, ये 2027 दो चीजें रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये 30 जून 2027 भी रिफ्लेक्ट करता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये अगले साल का शुरू यानी कि 1 जुलाई 2027 भी रिफ्लेक्ट करता है। ये वाला रेंट एक्सपेंस यहां क्लेम होना चाहिए, ये वाला रेंट एक्सपेंस यहां क्लेम होना चाहिए, ये वाला रेंट एक्सपेंस यहां क्लेम होना चाहिए, और ये वाला रेंट एक्सपेंस यहां पर क्लेम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे कैश फ्लोज भी साथ में ड्राफ्ट करने थे, तो लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने ये होशियारी करी कि मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, चीज़ों को आसान बनाया, मुश्किल नहीं बनाया। मुझे ये जहन में था कि रेंट मैंने एडवांस में पे किया है, पहला वाला रेंट जो है वो ईयर 1 में एडजस्ट होना चाहिए 2027 में, दूसरा जो रेंट आपने पे किया है जो 27 में पे वो 28 में एडजस्ट होना चाहिए, 28 वाला 29 में, 29 वाला 30 में, 30 वाला 31 में। तो यहां पर जब मैंने एक्सपेंस की, टैक्स एक्सपेंस की वर्किंग करी, तो मैंने मैन्युअली 4632 में से मजीद 1000 माइनस कर और फिर टैक्स का रेट अप्लाई करा। ठीक है जी। ये कब होगा? ये तब होगा जब रेंट एडवांस में पे होता है, तो थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम किसी साल का आखिर जो है वो अगले साल का शुरू भी समझते हैं, और कैश फ्लोज की वर्किंग्स को थोड़ा सा कॉम्प्रेस करते हैं। बहरहाल लॉजिकली जो यहां पर क्लेम हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। यहां पर वीडियो पॉज कर जरा जहन लगाइएगा कि मैंने क्या कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं यहां पर भी 4632 पर 21% लगा लेता, तो एक रेंट का ऐसा एक्सपेंस होता जो क्लेम होने से ही रह जाता। 5 बार रेंट पे किया ना, 1000 रुपए। लेकिन अगर मैं यहां पर 4632 पर 21% लगा लेता, तो इसका मतलब मैं एक बार कम रेंट एक्सपेंस को क्लेम कर रहा होता। यहां पर कर रहा हूं, 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 यहां पर नहीं कर रहा, इसलिए मुझे ये मैन्युअली काम करना पड़ा। बाला रेंट एक्सपेंस क्लेम किया, पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने देखा है, प्लांट एंड मशीनरी 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी और उसकी स्क्रैप वैल्यू 4000 थी। टैक्स सेव्ड ऑन कैपिटल अलाउंस की यहां पर सेपरेट कैलकुलेशन हुई हुई है। समटाइम्स आपकी मर्जी है, समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हमने यहां पे ये जो टैक्स कैलकुलेट किया ना, इससे पहले डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, और फिर टैक्स कैलकुलेट कर नीचे डेप्रिसिएशन को ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, पहले डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों करते हैं? ताकि टैक्स सही कैलकुलेट हो जाए। फिर एडबैक क्यों करते हैं? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ये तरीका भी वैलिड है, ठीक है, दुरुस्त है, कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहां पर टैक्स की डेप्रिसिएशन की वजह से आने वाले सिर्फ और सिर्फ फायदे लिख दूं, तो ये भी एक तरीका है, और ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैंने टैक्स की सेपरेट वर्किंग कर ली। जो आपका कैपिटल अलाउंस था 1200, ये हम भी कैलकुलेट कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड था। 21% के टैक्स के हिसाब से 252 से हमारा हर साल ये टैक्स बचा रहा होगा, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद टर्मिनल वैल्यू का मैंने आपसे जिक्र किया था, सवाल में लिखा हुआ था कि वो आखिरी साल के पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का 5 टाइम्स है, तो हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर यहां पर लिख दिया। वर्किंग कैपिटल 2000 रुपए इन्वेस्ट हो रहा था, बीच में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 2000 रुपए ही रिलीज हो रहा था। ये मेरे कैश फ्लोज आ गए। ठीक है जी, ये कैश फ्लोज यूएसडी में है। अब मुझे इसको पीकेआर में कन्वर्ट करना है।
पीकेआर में कन्वर्ट करने के लिए कोई एक्सचेंज रेट चाहिए होगा। एक्सचेंज रेट आपको क्या सवाल में दिया हुआ था? अगर हम सवाल देखते हैं तो हमें एक एक्सचेंज रेट दिया हुआ था आज का 278 इज इक्वल्स टू यूएसडी 1। लेकिन आने वाले सालों का जो एक्सचेंज रेट है वो मुझे प्रिडिक्ट करना होगा। कैसे करना होगा? 278 रुपीज 278 इज अपॉन $1 है। तो हम अपने पास परचेजिंग पावर पैरिटी या इंटरेस्ट रेट पैरिटी को इस्तेमाल करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी में हम जो रेट्स हैं उसको इन्फ्लेशन के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक से लाइक को मैच करेंगे। ऊपर अगर पीकेआर है तो पीकेआर का इन्फ्लेशन रेट ऊपर आएगा, और नीचे डॉलर है तो नीचे डॉलर का इन्फ्लेशन रेट आएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर 278 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस 3% यानी कि 1.03 से डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, तो अगला रेट हमारा आता है 296.89 अपॉन 1। फिर दोबारा से आप इसको 1.1 प्लस 10% से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू को 1 प्लस 3% से मल्टीप्लाई करें और दोबारा से इसको सिंप्लीफाई कर एक और रेट ढूंढ लें। इस तरह से आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी वर्किंग कुछ इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से एग्जामिनर ने की हुई है। यही बात हो गई। यही हमारा 296.89 आ रहा था, 297 आ रहा है। फिर दोबारा से इसको एडजस्ट करते गए, 1.1 से मल्टीप्लाई, 1.03 से डिवाइड, फिर वापस से 1.1 से मल्टीप्लाई, 1.03 से डिवाइड, फिर 1.1 से मल्टीप्लाई और 1.04 से डिवाइड, और 1.1 से मल्टीप्लाई 1.04 से डिवाइड। इन रेट्स पर हमने अपने यूएस डॉलर्स को लोकल करेंसी में कन्वर्ट किया। ये हमारे पास कन्वर्जन का रेट है। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यूज डॉलर्स हैं, तो डॉलर से जब हम पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 278 क्या है? $1 में 278 रुपीज हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। $1 में अगर 278 रुपीज हैं तो $13,000 में कितने रुपीज होंगे, इसके लिए आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कर ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। चेक भी कर लेते हैं। 13,000 इंटू 278 बिल्कुल यही आ रहा है। इन मिलियंस लिखा है। 1903 इंटू 297 बिल्कुल यही आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर एडिशनल टैक्स वाली चीज आ गई। ये मैंने आपको क्वेश्चन गो थ्रू करते हुए बताया था कि सवाल में 8% एडिशनल टैक्स देना है। तो उसकी वर्किंग कैसे हुई है? ये रही एडिशनल टैक्स की वर्किंग। जो हमारे यूएसडी के पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे, उसमें से कैपिटल अलाउंस को माइनस किया, क्योंकि इसमें कैपिटल अलाउंस माइनस नहीं हुए हुए हैं। हमने जो ऊपर वर्किंग करी थी उसमें हमने टैक्स की डिप्रिसिएशन के आने वाले बेनिफिट को अलग से मेंशन किया था। सर यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ पर अब टैक्स की सेपरेट वर्किंग कर रहा हूँ। 3 तरीके होते हैं। डिप्रिसिएशन को माइनस करा, टैक्स कैलकुलेट करा मेन वर्किंग में और एड बैक करा। दूसरा तरीका, डेप्रिसिएशन से आने वाले फायदे को अलग से कैलकुलेट किया और सिर्फ फायदे मेन वर्किंग में शामिल कर लिए। तीसरा तरीका, टैक्स की सेपरेट वर्किंग कर ली और उस सेपरेट वर्किंग में डेप्रिसिएशन को माइनस किया, टैक्स की अमाउंट को कैलकुलेट किया और उस टैक्स की अमाउंट को मेन वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्योंकि मेन वर्किंग से डेप्रिसिएशन तीसरे तरीके में माइनस नहीं हुई तो ऐड भी नहीं करनी। तो ये 3 अलग अलग तरीके होते हैं। मैं अब यहां पर इस सवाल में उसने क्या किया है, एक तरीका ये वाला अप्लाई किया कि भाई मैं डेप्रिसिएशन की आने वाले बेनिफिट्स अलग से कर रहा हूं अकाउंट फॉर, और एक तरीका ये किया कि भाई मैं टैक्स की सेपरेट वर्किंग कर रहा हूं। तो दोनों तरीकों में मेन वर्किंग से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई है, लिहाजा एडबैक भी नहीं करनी है। कैपिटल अलाउंस की वैल्यू वर्किंग नंबर 4 में हमने कैलकुलेट करी थी। जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ गए उस पर हमने एक्सचेंज रेट अप्लाई किया, ये लोकल अर्निंग्स आ गई और इस पर 8% का हमने टैक्स देना है। ये टैक्स हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है जी, टैक्स माइनस हो गया। उसके बाद लॉस्ट एक्सपोर्ट सेल्स की मैंने आपको लॉजिक समझाई थी, बात समझाई थी, वो जो रेस्टोरेंट की 2 ब्रांचेस वाली, और वो शुरू में करंट प्राइस टर्म्स में 300 था और वो 10% से इंक्रीज होना था। तो 10% 300 इंटू 1.1, 330 इंटू 1.1, 363 इंटू 1.1, 399 इंटू 1.1 और फिर 483 आ जाएगा आपके पास। यानी कि 1.1 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। कहाँ थे लॉसेस? यहीं कहीं हमने लॉसेस की बात करी थी ना। कहाँ गया? बहरहाल, तो आपको याद होगा वो पॉइंट। हाँ, ये रहा। द FDI will however result in a loss of post tax contributions
from export sales. The board have estimated this to be 300 million per year in current terms and can be assumed to increase in line with inflation. क्योंकि ये पोस्ट टैक्स है तो इसमें टैक्स की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा जी, उसके बाद फिर वैक की वर्किंग कैसे हुई है? वैक की वर्किंग हो जाएगी तो फिर आपने डिस्काउंटिंग ही करनी है। वैक की वर्किंग कुछ इस तरह से हुई है कि देखिए, हम जो सवाल कर रहे हैं ना वो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का सवाल कर रहे हैं। इसका पहला स्टेप होता है कि हम बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो हमें नीड होती है वो हमें अनगियर्ड चाहिए होता है। अब दो चीजें हो सकती हैं। नंबर वन, आपके सवाल में डेटा हो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का, यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हो, कोई बीटा की वैल्यूज दी हुई हो और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हो या रिस्क प्रीमियम हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर तो सवाल एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का है, बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है और सवाल में कोई रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क प्रीमियम की बात हो रही है, बीटा फैक्टर की बात हो रही है, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जब इस्तेमाल करेंगे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के केस में, तो हमारी बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त ये अजम्पशन होती है कि हमारे पास कोई उधार नहीं है, कोई डेट नहीं है। लिहाजा जब हम ये एज्यूम करेंगे तो कैपिम में इस बीटा में हम बीटा एसेट को इस्तेमाल करेंगे। ये मैं रिकॉल कर दूं, बीटा इक्विटी इस्तेमाल नहीं होगा। आम हालात में कैपिम में बीटा इक्विटी ही इस्तेमाल होता है, लेकिन एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के केस में बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त अगर आपको बीटा यूज करना होगा और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज हो रहा होगा तो बीटा इक्विटी यूज नहीं होगा, क्योंकि आप पहले एज्यूम करते हो, चाहे लिया है उधार, आप एज्यूम करते हो कि कोई उधार नहीं है, कोई उधार नहीं है तो कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है तो कोई बीटा इक्विटी नहीं है, सिर्फ बीटा एसेट है, बीटा एसेट यूज करते हो। अदरवाइज आपके पास एक एम एंड एम प्रोपोजिशन का फॉर्मूला होता है जिसमें आपके पास गियर्ड और अनगियर्ड इक्विटी का कनेक्शन होता है। आपके सवाल में दो चीजें आ सकती हैं, या तो आपका सवाल इस तरह का डेटा देगा कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई हो रहा हो, या आपका सवाल कुछ ऐसी बात करेगा कि डेट टू इक्विटी का रेशियो इतना है, टैक्स का रेट इतना है, गियर्ड इक्विटी इतनी है, अनगियर्ड इक्विटी इतनी है, इस तरह की कोई बात करेगा। समझ रहे हैं आप? अब इस सवाल में कोई कैपिम से रिलेवेंट बात नहीं थी, यानी कि इस सवाल में एम एन एम प्रोपोजिशन को अप्लाई करेंगे। एम एन एम प्रोपोजिशन का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है? एम एन एम प्रोपोजिशन का ये वाला फॉर्मूला है भाई। गियर्ड बैक आपको सवाल में दिया हुआ था और ये आपके पास एक जो है ना वैक का यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गियर्ड वैक यानी कि एक ऐसा वैक जिसमें डेट और इक्विटी की वजह से भी कोई अकाउंटेबिलिटी करी हुई हो, इज इक्वल्स टू अनगियर्ड वैक। अब अनगियर्ड का क्या मतलब? अनगियर्ड का मतलब एक ऐसा वैक जो के ही है। अनगियर्ड का मतलब कोई डेट नहीं है, अनगियर्ड का मतलब कोई डेट नहीं है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वैक दोनों बराबर है, यानी कि कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी टी डिवाइडेड बाय डी प्लस ई। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है या कैपएम? देखो, सवाल में से अंदाजा निकालना होगा। क्या इस सवाल में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क प्रीमियम ऐसी बातें हुई थी? नहीं। क्या इस सवाल में डेट टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ था, टैक्स का रेट दिया हुआ था? हाँ। क्या इस सवाल में गियर्ड बैक दिया हुआ था? हाँ बिल्कुल दिया हुआ था। तो इसका मतलब इस सवाल में ये वाला मॉडल अप्लाई होगा। इसमें आपने सारी वैल्यूज डालकर अनगियर्ड बैक को ढूंढ लेना है। बैक गियर्ड आपका 18% था। 1 माइनस डेट इनटू टैक्स रेट, टैक्स का रेट 29% था और डेट की जगह 0.3 क्यों लिखा है? डेट की जगह 0.3 की बजाय आप 30 और इक्विटी की जगह 70 भी लिख सकते हो, एक ही आंसर आता। इन्होंने एज्यूम किया है कि जो गियरिंग हमें दिया हुआ था, यानी कि डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 30%। 30% का मतलब है 0.3। 0.3 ओवर 1 इन्होंने यूज किया है। 0.3 ओवर 1 का मतलब ये कि अगर कंपनी में ₹1 इन्वेस्टेड है तो उसमें से 0.3 डेट के हैं। 30% का भी यही मतलब है कि अगर ₹30 डेट है तो डेट और इक्विटी ₹100, बिकॉज 30% इज इक्वल्स टू 30 ओवर 100।
ठीक है जी। या आप यूं भी कह सकते हैं जैसे मैंने किया था कि डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी आपको 30% दिया हुआ है विच इज 30/100। तो इसका मतलब डेट जो है वो 30 है और इक्विटी जो है वो 70 है। 70 और 30 कितना होता है? 100 होता है। तो आप यहां पर इसको यूं भी कर सकते थे कि डी प्लस ई की जगह 100 लिख दें। यानी कि मैं कर बताता हूं। 18% इज इक्वल्स टू एक्स, अनगेट जो वैक हमें ढूंढना, ब्रैकेट में 1 माइनस 30.3 की जगह आप 30 लिख दें, मल्टीप्लाइड बाई 29%। ठीक है जी। डिवाइडेड बाई, फिर यहां पर आप 30 प्लस 70 लिख दें। ऐसा कर लें आप। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है जी। तो यहां पर देखते हैं ये 0.3 इंटू 0.29 1 माइनस आंसर और फिर 0.18 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 100 किया तो तकरीबन 19.7 यानी कि 20% आ रहा है। सही है जी। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको सॉल्व किया है। अच्छा, एक चीज यहां पर सही है। ठीक है जी। ये 1 यहाँ में मैंने ब्रैकेट जो है वो ज्यादा डाल दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये 29% है और फिर डिवाइडेड बाई ये दोनों एडिशन होकर जा रहा है। 0.29 डिवाइडेड बाई 100, 1 माइनस आंसर 18 डिवाइडेड बाई आंसर। बिल्कुल आ जाएगा इससे भी। ये अनगेड वैक कहलाएगा। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास किसी किस्म का भी उधार ना हो, इस वैक से आपने डिस्काउंट रेट कैलकुलेट किए, प्रेजेंट वैल्यूज निकाली और आपने बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ये कहलाती है बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये लिख दी गई यहाँ पर। अब हम फाइनेंसिंग के साइड इफेक्ट्स देखेंगे जो कि मुख्तलिफ तरह के होते हैं। फाइनेंसिंग के साइड इफेक्ट्स कैसे आ रहे हैं? इस सवाल में इस सवाल में लिखा हुआ था कि आप फाइनेंसिंग करोगे डेट से। जब हम डेट से फाइनेंसिंग करते हैं तो एक फायदा मिलता है हमें। कैसा फायदा मिलता है हमें? हमें सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है? हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जब हम डेट से फाइनेंसिंग करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं वो टैक्स अलावेबल होता है और उसकी वजह से हमारी टैक्स की सेविंग होती है। ठीक है जी। इस सवाल में इस प्रोजेक्ट के लिए 4,000 मिलियन का लोन लिया। 12% पर इसका आपको इंटरेस्ट देना। इसका मतलब इंटरेस्ट साल का बना 480। जब आप डेट से फाइनेंसिंग करोगे रादर देन इक्विटी, तो हर साल आप इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रहे होगे रादर देन डिविडेंड। डिविडेंड की वजह से टैक्स नहीं बचता। लेकिन अगर मैं इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग डेट से करूंगा तो मैं हर साल 480 का एक इंटरेस्ट पे करूंगा। जब मैं 480 का इंटरेस्ट पे करूंगा तो उसकी वजह से मेरा टैक्स बचेगा, क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा तो हर साल 139 का टैक्स बचेगा। 5 साल के लिए हर साल अगर टैक्स बचेगा तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालने के लिए एनवीटी फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करी गई। एनवीटी फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर कर ये देखा गया कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। यानी कि 501 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 501 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईयर 1 पर भी 139 का टैक्स बचेगा, ईयर 2 पर भी 139 का टैक्स बचेगा, ईयर 3 पर भी 139 का टैक्स बचेगा, ईयर 4 पर भी 139 का टैक्स बचेगा, ईयर 5 पर भी 139 का टैक्स बचेगा। इसको अगर मैं 12% से डिस्काउंट कर दूं तो ये जितनी भी बचत होगी इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी, यानी कि ईयर नंबर 0 की वैल्यू क्या बनेगी, ये मालूम किया जा रहा है। तो सर एनवीटी फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई किया है? एक साथ ये काम हो जाता है। आपने एनवीटीज पढ़ा हुआ है पास्ट में। ईयर 1 2 3 4 5 को एक साथ अगर सेम अमाउंट है तो हम ईयर 0 पे लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज आप हर साल के ईयर 1 2 3 4 5 के अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करोगे तो भी ऐसा ही होगा। दूसरी चीज, सर 12% का रेट क्यों यूज किया, 20% का क्यों नहीं यूज किया? देखो, जितने भी फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स होंगे ना, उसकी डिस्काउंटिंग के लिए जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट होगा सवाल में, आप उसको इस्तेमाल कर रहे होगे, ये याद रखना एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन में फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स की डिस्काउंटिंग के लिए जो डिस्काउंट रेट यूज होगा वो कॉस्ट ऑफ डेट होगा या रिस्क फ्री रेट होगा। सर या का क्या मतलब है? हम कोई भी यूज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सर इसका मतलब आंसर तो डिफरेंट आएगा। कोई मसला नहीं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। उसके अलावा इशू कॉस्ट है। आप जब उधार लेने गए तो आपको 1% यानी कि 40 की इशू कॉस्ट पे करना पड़ी।
बहरहाल ये इशू कॉस्ट जो है वो टैक्स के लिए अलाउेबल थी, यानी कि टैक्स वाला इसकी रिलीफ दे रहा था, ये एक टैक्सेबल एक्सपेंस मान रहा था, वो कह रहा था कि टैक्सेबल प्रॉफिट में से माइनस कर कर आप जो है वो टैक्स पे करना, यानी कि जिस तरह से इंटरेस्ट का एक्सपेंस है उसी तरह से इसको कंसिडर कर रहा था। अब अगर इंटरेस्ट के एक्सपेंस की तरह ही इसको कंसिडर करा जा रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा टैक्स भी बच रहा था जो कि 40 का 29% था। 40 इंटू 0.29 जो कि 11.6 है। क्या ये 11.6 की बचत हर साल होगी? नहीं, इशू कॉस्ट एक बार पे होती है। जब आपने लोन लिया, आपने 4000 का 1% इशू कॉस्ट पे करी, ये एक आउटफ्लो है, ये एक फाइनेंसिंग का नेगेटिव साइड इफेक्ट है, यानी कि अगर मैं इक्विटी के बजाय डेट के जरिए अपनी बोरिंग करूंगा तो ये नुकसान होगा। और इसके अगेंस्ट पहले साल के आखिर में 11.6 का टैक्स कम देना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने 1 डिवाइडेड बाई 1.18 से इसको डिवाइड किया। अब यहाँ पर आप 12% भी यूज़ कर सकते थे, इन्होंने 18% यूज़ किया है। 18% का रेट आई गेस इन्होंने जो ऊपर हमारे पास वैक का रेट दिया हुआ है वो लिया हुआ है। लेकिन आप क्या करें, आप यहाँ पर भी जो है ना वो वैक के बजाय, नॉर्मल वैक के बजाय आप कॉस्ट ऑफ डेट ले लें, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इशू कॉस्ट है उसका नेट फ़ायदा 30 रुपये है, और जो टैक्स की सेविंग होगी इंटरेस्ट के एक्सपेंस की वजह से उसका फ़ायदा 501 रुपये है। ये दोनों फ़ायदे आपने यहाँ पर मेन वर्किंग में ऊपर इनकॉर्पोरेट कर दिए, 501 और 30। 30 का इनफैक्ट फ़ायदा नहीं है, इशू कॉस्ट है, खर्चा है। 40 का खर्चा था, 10 का फ़ायदा टैक्स की वजह से, तो नेट खर्चा 30 पे रहा। ये आपकी जो है वो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें समझ ज़रूर आई होंगी। देखिए, आपके जो सवाल हो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। 100% नहीं, 70, 80, 90% भी अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो पास पेपर करते करते मैं पढ़ा देता हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लेक्चर्स अलग से मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप 2, 3, 4 बार किसी पास पेपर को करेंगे तो क्लियर होंगी। फ़िक्र बिल्कुल ना करें, अपनी मेहनत जारी रखें और मुझसे हमेशा व्हाट्सएप पर डिस्कशंस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।